मैंने लिखा है 1 नंबर पे मेटल और हिंदी में उसको लिख दिया मैंने धातु। धातु मतलब क्या हो गया कि किसी भी एलिमेंट को मेटल कब बोलेंगे हम, क्या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। एयर इज एलिमेंट, बिल्कुल एयर इज एलिमेंट। क्यों? हाँ, एयर किस में आएगी? नॉन मेटल में, क्योंकि सारी एयर्स कहां आती हैं, तो कहां पर आती हैं? एयर इज मिक्सर, मिक्सर नहीं होता है बेटा, मिक्सर नहीं होता एयर, ठीक है। एयर में गैसेस का मिक्सर होता है, ये बोल सकते हैं आप, ठीक है। देखो मेटल किसको बोलते हैं? ऐसे एलिमेंट जो नेचर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, ऐसा एलिमेंट जो नेचर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, एलिमेंट्स दैट आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। मैं यहां पर लिख रही हूं सबसे पहली डेफिनेशन, एलिमेंट्स दैट आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मतलब क्या हो गया? ऐसे तत्व जो प्रकृति में, ऐसे तत्व जो प्रकृति में विद्युत धनात्मक हो। अब मैम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टर्म का मतलब यहां क्या हुआ? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। चार्ज क्या होता है तो आपको बहुत अच्छे से पता है, मैं क्या बार बार थोड़ी ना पढ़ाऊंगी कि चार्ज क्या होता है, ठीक है। 2 टाइप का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है? ऐसे एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने ऊपर पॉजिटिव आयन गेन कर लेते हैं, ऐसे एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को देकर अपने ऊपर पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। या आप बोल सकते हैं ऐसे तत्व जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे एग्जांपल बताऊं पॉजिटिव चार्ज वाला कॉपर, Cu सिंबल होता है कॉपर का। जैसे मैंने एग्जांपल बताया गोल्ड का सिंबल क्या होता है? आज पहली बार लिख रही हूं और पहला ही आखिरी बार है, आज के बाद मैं जब भी गोल्ड बोलूंगी हमेशा सिंबल लिखूंगी। गोल्ड का सिंबल होता है Au। जैसे मैंने बोला एजी सिंबल किसका होता है? चांदी का, सिल्वर का मतलब क्या है? चांदी। जैसे मैंने लिखा एल्यूमिनियम Al, जैसे मैंने लिखा मैग्नीशियम Mg, जैसे मैंने लिखा Hg सिंबल किसका होता है? मैम मरकरी का होता है, और मरकरी को हिंदी में क्या कहा जाता है? पारा कहा जाता है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि इन सब ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। जैसे मैं एक एग्जांपल और लिख देती हूं, Na किसका सिंबल होता है? तो किसका सिंबल होता है? सोडियम का, ठीक है, क्लियर है। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट मैम हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने ऊपर कैटायन फॉर्म कर ले या पॉजिटिव आयन गेन कर ले, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे? मेटल्स बोलेंगे। चलो नहीं समझ में आया? एक एग्जांपल देती हूं, सोडियम Na, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने ऊपर Na पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेता है, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है इसका एग्जांपल सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव का, ठीक है। तो यहां पर ये कैसा आयन बना दिया? तो इसने कैटायन बना दिया, इसने धनात्मक आवेश ग्रहण कर लिया। धनात्मक आवेश ग्रहण करने वाले एलिमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? मेटल। कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। बता देंगे जैसे इन सब के ऊपर क्या होता है? तो इन सब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट होते हैं? पीरियोडिक टेबल जिसको हिंदी में कहा जाता है आवर्त सारणी, और फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है? मेंडलीव। और फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फादर कौन है? हेनरी मोजले। सब आगे पढ़ाएंगे हम आपको, जब पीरियोडिक टेबल करवाएंगे तो पढ़ाएंगे। देखो पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट है, और एलिमेंट कितनी फॉर्म में होते हैं मैम बता चुके हो आप? 3 फॉर्म में होते हैं। तो इन 118 में से मेटल कितनी है? नॉन मेटल वो बाद की बात है, इनमें से मेटल कितनी है? तो पीरियोडिक टेबल में टोटल अप्रोक्स 90 मेटल है।
90 मेटल है। मतलब पीरियोडिक टेबल में मैम ऐसे एलिमेंट जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कितने हैं? 90 हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि पीरियोडिक टेबल में ये जो मेटल्स हैं इनकी लोकेशन किस साइड होती है, इनकी पोजीशन कहाँ होती है? पीरियोडिक टेबल में मेटल्स कहाँ होती हैं? लेफ्ट वाले हैंड पे होती हैं, राइट वाले पे, या सेंटर में होती हैं? तो आपको हमेशा याद रखना है पीरियोडिक टेबल में ये जो मेटल्स होती हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होती है। LHS, लेफ्ट वाले में मेटल होती है, राइट वाले में नॉन मेटल होती है, और सेंटर में जो जिगजैग वाला था उसमें मेटलोइड होते हैं, उसमें मेटलोइड होते हैं। ठीक है, नहीं 90 हैं जिनको प्योर मेटल बोलोगे आप। जो आप 92 और 94 बोल रहे हैं ना, 91 बोल रहे हैं पीएम मोदी जी, तो ये नहीं है, वो मेटलोइड की फॉर्म में काउंट हो जाते हैं। अगर प्योर बोलूंगी, मैंने प्योर बोला है, प्योर बोला है तो मैंने कितना लिखा है यहाँ पर? 90 लिखा है, अप्रोक्स 90, मतलब जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो मैटर की आपसे कोई पूछे कि मैटर की कितनी फॉर्म, तो 3 फॉर्म, और एलिमेंट की कितनी फॉर्म? 3 फॉर्म, मेटल, नॉन मेटल और मेटलोइड। अब मेटल किसको बोलेंगे? तो ऐसा कोई भी तत्व है जिसने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया और त्याग करके अपने ऊपर पॉजिटिव आयन, कैटायन आयन को एक्सेप्ट कर लिया, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको क्या बोलेंगे? मेटल। अब देखो एक क्वेश्चन आते हैं कि हिस्टोरिक टाइम पर, हिस्टोरिक पीरियड पे जब आपके हमारे जो बुजुर्ग थे तो हिस्टोरिक पीरियड में उन्होंने कौन कौन सी मेटल का यूज किया था? अभी तो आपने बोल दिया कि पीरियोडिक टेबल में 90 है, उस टाइम पर कितनी मेटल थी जो हमारे बुजुर्गों ने यूज की थी? ठीक है, तो हमारे बुजुर्गों ने टोटल, मैं यहां पर लिख रही हूं हिस्टोरिक पीरियड मेटल्स, पीरियड मेटल्स मतलब क्या हो गया कि हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने कितनी मेटल्स का यूज किया था। अब तो चलो 118 आ गई, तो पहले कितनी थी? तो सुनो, देखो कितनी मेटल्स थी। इन्होंने 5 मेटल का यूज किया, 5 धातुओं का यूज किया। सबसे ज्यादा कौन सी धातु यूज की थी? कॉपर। उसके बाद टिन, टिन का सिंबल होता है SN, SN मैंने नीचे लिख दिया TIN, ये टिन का सिंबल है। उसके बाद इन्होंने यूज किया FE, FE किसका सिंबल होता है? आयरन, लोहे का सिंबल होता है। उसके बाद इन्होंने क्या यूज किया था? तो सोना, सोने का सिंबल मैं पहले लिख चुकी हूँ AU, और चांदी। ये 5 मेटल हमारे बुजुर्गों ने अपने जमाने में यूज की थी। सबसे ज्यादा, सबसे पुरानी थी कॉपर, सबसे पहले, सबसे पुरानी। अरे शैलेंद्र जी मिल जाएगा, नोट्स क्यों कर रहे हो इतना? रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मुझे पता है मुझे नोट्स देने हैं, क्यों बोल रहे हैं आप? मिल जाएंगे नोट्स। अभी मेरे को थोड़ा काम करना है नोट्स के ऊपर, कुछ मैं अपडेट कर रही हूँ नोट्स के अंदर, चिंता मत करो, मिल जाएंगे कल तक, पूरे मिल जाएंगे आपको, केमिस्ट्री का पढ़ाया हुआ। ठीक है, याद रखेंगे। अभी टोटल इतनी मेटल, पर हमारे जो बुजुर्ग थे हिस्टोरिक पीरियड में उन्होंने कितनी मेटल का यूज किया था? 5। और इन 5 में से सबसे ज्यादा यूज में आने वाली कौन सी थी? तो सबसे ज्यादा यूज में आने वाली थी मैम कॉपर, कॉपर। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने बताया है इस चैप्टर में, ध्यान से पढ़ लो इसको। नोट्स करते रहते हो पढ़ाई के टाइम पर, बस नोट्स करते रहते हो। कोई बात नहीं बेटा, सारे नोट्स दे दूंगी। थोड़े मैं अपडेट, मेरे पास जो नोट्स हैं वो कम से कम 1 साल पुराने हो गए हैं, तो मैं थोड़े से अपडेट कर रही हूँ अपने नोट्स, चिंता मत करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में और बहुत अच्छे एकदम क्लियर नोट्स दूंगी, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? देखो नेक्स्ट, देखो ये जो मेटल्स हैं इनकी स्टेट कितनी होती है? तो मेटल्स जो होती हैं वो 2 स्टेट में होती है। धातुओं की 2 अवस्था होती है, 2 स्टेट होती है। या तो मेटल होंगी सॉलिड में, या मेटल होंगी लिक्विड स्टेट में। या तो सॉलिड जिसको बोलते हैं हम ठोस अवस्था, या वो होंगी लिक्विड स्टेट में या तरल अवस्था में होंगी। सॉलिड स्टेट में बहुत सारी मेटल होती हैं, जैसे कॉपर सॉलिड होता है, जैसे सोना सॉलिड होता है, जैसे चांदी सॉलिड होता है, जैसे प्लैटिनम सॉलिड होता है, जैसे मैग्नीशियम होता है, जैसे आप बोल सकते हैं सोडियम होता है, जैसे आप बोल सकते हैं पोटेशियम होता है। ये सारे के सारी ठोस अवस्था में होती है। बट पीरियोडिक टेबल में एक ही मेटल ऐसा है जो लिक्विड स्टेट में होता है, हमेशा रूम टेम्परेचर पर। पीरियोडिक टेबल में एक ही ऐसा एलिमेंट का मेटल वाला फॉर्म है जो हमेशा लिक्विड स्टेट पे होता है। कब? रूम टेम्परेचर पर, सामान्य रूम के तापमान पर। ठीक है, कौन सी? तो देखो कौन सा, तो यहां पर इसका आंसर आता है मरकरी, मरकरी। और मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं?
पारा। पारा धातु हमेशा सामान्य रूम तापमान पर कैसी स्टेट में होती है? लिक्विड स्टेज में होती है। बहुत सारी बुक्स में लिखा होता है कि गैलियम जो है वो भी लिक्विड स्टेट पे होती है। तो मैं एक बात बता देती हूँ, गैलियम, फ्रांसियम, जर्कोनियम, तो ये 3 ऐसी मेटल हैं जो लिक्विड स्टेट पे नहीं होती है, बट बहुत कम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं। मतलब वो रूम टेम्परेचर पर कभी भी लिक्विड स्टेट में नहीं होती हैं, बट ये तीनों जो होती हैं, गैलियम और आपकी जर्कोनियम, ये जो होती है ना 3-4 मेटल, ये क्या करती हैं? ये बहुत कम रूम टेम्परेचर पे ही आ जाती हैं, कम टेम्परेचर पर आ जाती हैं लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो याद रखेंगे कि मेटल की स्टेट कौन सी होती है। मेटल कभी भी गैस की फॉर्म में नहीं हो सकती, क्योंकि गैस कहाँ आती है? हमेशा नॉन मेटल में आती है। ठीक है, मेटल की 2 स्टेट होती हैं, पहला आपकी लिक्विड, लिक्विड में एक ही है, और ये इतनी सारी है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहां से आता है कि मेटल्स की और क्या क्वालिटी हो सकती है। मैं अगर आपसे पूछूं कि मेटल की बेस्ट क्वालिटी बताओ, अगर मैंने बोला कि मेटल की बेस्ट फिजिकल क्वालिटी बताओ, चलो मैंने बोल दिया, यहां पर लिख देती हूं मैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, धातुओं की भौतिक अवस्था। धातुओं की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था का मतलब क्या है कि अगर किसी मेटल को आपने देखा तो आपके मन में उसकी कौन कौन सी क्वालिटी माइंड में आई, उसको बोलेंगे हम फिजिकल। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। जब आप रिएक्ट करवाते हो किसी एलिमेंट के साथ, किसी कंपाउंड के साथ, किसी गैस के साथ या पानी के साथ, तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज में आती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि वो जब किसी भी चीज को देखते हो, किसी एलिमेंट को देखते हो, तो आपके मन में कौन कौन से फिजिकल जो उसकी स्टेट्स हैं या फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपके मन में आ जाती हैं। ठीक है, सबसे पहली सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या होती है मेटल्स की, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिखेंगे सबसे बेस्ट होती है, मैंने बोला है कि आपकी मेटल्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है? धनात्मक या पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि मैम उस एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मैम उसकी वैलेंस सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैलेंस सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन है या फ्री आयंस है। आयंस किसकी फॉर्म में? नेगेटिव फॉर्म में, या फिर उसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री है। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री है तो हम उस एलिमेंट से क्या करवा सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं। उस जो फ्री आयंस है तो उससे हम क्या कर सकते हैं? तो वो हम उससे विद्युत का सुचालक कह सकते हैं, उसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सबसे पहला अच्छी क्वालिटी है कि जो मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ, जब इलेक्ट्रिसिटी की हैं तो हीट की तो होंगी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि मैम इसके ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है? उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हिंदी में लिखना है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। सुचालक होती है मतलब इनसे हीट, अच्छा धातु में विद्युत और उष्मा की, उष्मा भी जोड़ देना यहां पर, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती हैं। अब देखो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछेगा कि जो 90 मेटल है उसमें से सबसे अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है? कौन सी धातु सबसे अच्छी उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है? फिर इसका ऑपोजिट पूछेगा कि कौन सी मेटल है जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। ये दोनों क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। देखो पहला पॉइंट मैंने इसी पॉइंट का सब पॉइंट लिखा है कि सिल्वर इज द, सिल्वर का सिंबल Ag, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर को हिंदी में बोलेंगे चांदी। चांदी धातु विद्युत और उष्मा की सबसे अच्छी सुचालक है। विद्युत और उष्मा की सबसे अच्छी सुचालक है। उष्मा की सबसे अच्छी, बेस्ट बोला है मैंने। गुड कंडक्टर तो सभी होती है मेटल। मेटल का मतलब ही क्या है? वो उसके पास पॉजिटिव आयन है। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? अंजू मैम, अमित जी ने सही आंसर दिया, अंजू गलत बताया आपने। उष्मा की सबसे अच्छी सुचालक, अच्छी सुचालक।
देखो आपने देखा होगा जो हमारे राजा महाराजा थे तो वो चांदी के बर्तन में खाना खाते थे हमेशा। चांदी के बर्तन थे उनके पास, चांदी के पतीले में वो अपनी चाय बनाते थे। क्यों? क्योंकि चांदी क्या होती है? हीट की कंडक्टर होती है। दूसरा, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप चांदी के घरों में तार लगवा लो, चांदी सोने के वायर बनवा लो, इलेक्ट्रिक वायर, जो हमारी बिजली के तार आते हैं जो भी कॉपर और एल्यूमिनियम के आते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप सिल्वर और गोल्ड दोनों के बना सकते हैं, क्योंकि दोनों मेटल क्या होती है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। क्लियर है? नेक्स्ट चलो, अब आपसे इसका ऑपोजिट पूछेगा और वो बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी मेटल है, मेटल का मतलब ही पॉजिटिव, फिर भी वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसका आंसर दो, जल्दी दो, कि कौन सी मेटल है पीरियोडिक टेबल में जो हीट एल्यूमिनियम भी करते हैं। एसी का जो वायर होता है वो हमेशा एल्यूमिनियम का बना होता है। कृष्ण गोपाल जांगीर, एल्यूमिनियम फॉर एनिमल का महंगा भी आता है वो। जल्दी बताओ, पीरियोडिक टेबल में वो कौन सी मेटल है जो हमेशा बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होती है? पीएम मोदी जी। सही है बेटा, तुम मोदी के, मुझे लगता है तुम अंधे भक्त हो ना। देखो, लेड मेटल, लेड का सिंबल होता है पीबी और हिंदी में इसको बोलते हैं सीसा। जो लेड मेटल है वो एक ही मेटल ऐसी है जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। इलेक्ट्रिसिटी अभी थोड़ी देर बाद समझ में आएगा क्यों होती है, क्यों होती है वो भी समझ में आएगा। पारा जिसने भी बोला है गलत आंसर दिया है। पारा तो आपके थर्मामीटर में काम आता है। निखिल दैया, मरकरी बहुत गलत बताया आपने। फिर थर्मामीटर में क्यों काम लेते, फिर स्पिग्मो मैनोमीटर में क्यों काम करते उसको? ठीक है, तो याद रखना है इसको। मैंने जब भी बताया यहाँ पर बहुत एग्जाम में आता है, मैंने इसको स्टार कर दिया यहाँ पर। सीसा धातु विद्युत और उष्मा की कुचालक होती है। सबसे अच्छी सिल्वर, सबसे खराब पूछे लेड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर मेटल है तो उसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगला आपका सेंटेंस क्या है, देखो सुनो, ध्यान से सुनना। अगला क्या सेंटेंस है? अगला सेंटेंस है तीसरी नंबर क्वालिटी, 2 नंबर पे, अच्छा पहले वो, चलो 2 नंबर दे दो इसको। मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर मैलिएबल। हिंदी में बोलेंगे धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, आघात वर्धनीय होती है। आघात वर्धनीय बोल सकते हैं, या कभी कभी किसी बुक्स में लिखा होता है लचीली होती है, लचीली होती है, आघात वर्धनीय होती है। अब मैम मैलिएबल टर्म का मतलब क्या है, या मैलिएबिलिटी क्या होती है, या आघात वर्धनीय क्या होती है, या आघात वर्धनीय क्या होती है? तो सुनो ध्यान से, मेटल्स की वो क्वालिटी जिसमें किसी भी मेटल को हथौड़े से पीटने पर, किसी भी मेटल को हमर से पीटने पर वो मेटल पतली 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 शीट में कन्वर्ट हो जाता है। इस शीट में कन्वर्ट होने की जो क्वालिटी होती है उसी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी हिंदी में बोलते हैं आघात वर्धनीयता। मतलब कि मैम हम धातुओं को हथौड़े से पीटने पर वो धातुएं पतली पतली चद्दर में परिवर्तित हो जाती है, और इस चद्दर में बदलने की जो क्वालिटी होती है, जो गुण होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? मैलिएबिलिटी कहते हैं। उसको हम मैलिएबिलिटी कहते हैं। मैलिएबिलिटी कौन सी क्वालिटी है? जिसके अंदर हम मेटल्स को पतली पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैलिएबिलिटी। अब आपको यहां से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आएगा कि हाईएस्ट मैलिएबल मेटल कौन सी है? हाईएस्ट मैलिएबल मेटल कौन सी होती है? हाईएस्ट मैलिएबल मेटल हिंदी में होएगा सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु, सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु। इस लाइन का मतलब क्या हो गया? इस लाइन का मतलब हो गया कि मैम कौन सी मेटल है जिसकी हम सबसे पतली शीट बना सकते हैं। इतनी पतली शीट कि उस शीट के अंदर सिर्फ उस मेटल का 1 या 2 एटम हो, सिर्फ 1 या 2 परमाणुओं से मिलकर बनी हो। तो सबसे हाईएस्ट मैलिएबल मेटल कौन सी होती है? एयू। एयू कौन सा हो गया? गोल्ड। इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है सोना, गोल्ड, सोना। एजी जिसने बताया वो गलत बताया। निखिल दैया, तुम्हारा दिमाग कहाँ चला गया? आज तुम सारे गलत आंसर दे रहे हो। अब देखो, इसका एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज होता है मैलिएबिलिटी का। अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे ज्यादा मैलिएबल सोना,
उसके बाद चांदी, चांदी की तो लेयर्स देखी होंगी ना आपने, काजू की कतली पे लगी हुई होती हैं, है ना, सोना चांदी। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की लेयर देखी होंगी जिसमें हम घरों में रोटी पराठा पैक करते हैं, उसको एल्यूमिनियम की फॉइल होती है वो। उसके बाद होता है कॉपर। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैलिएबिलिटी का सीरीज है, बता देंगे। तो मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। दूसरा क्या, तो दूसरा मैम जो मेटल्स होती हैं वो मैलिएबल होती हैं। मैलिएबल का मतलब क्या होता है, आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है, जब इन धातुओं को आप हथौड़े से पीटोगे तो इतनी पतली शीट में बदल जाता है कि उस शीट के अंदर 1 से 2, 2 से 4 एटम ही रह जाते हैं सिर्फ उसके अंदर। इसे कहते हैं मैलिएबिलिटी। नेक्स्ट देखो, मिठाई पे चांदी वाली होती है बिल्कुल। देखो नेक्स्ट देखो 3 नंबर पे, इन मेटल्स की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल। हिंदी में बोलते हैं इसको धातुएं तन्य होती हैं, धातुएं तन्य होती हैं या धातुओं में तन्यता होती है, धातुएं तन्य होती हैं। अब मैम ये डक्टाइल टर्म का मतलब है, डक्टिलिटी का मतलब क्या है। डक्टिलिटी को हिंदी में कहा जाता है तन्यता। अब डक्टिलिटी क्या होती है, मेटल्स की वो क्वालिटी या मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू हम मेटल्स को खींच खींच के लंबे लंबे वायर बना सकते हैं। मेटल्स की वो क्वालिटी जिसमें हम मेटल को खींच के लंबा लंबा वायर बना सकते हैं। बहुत कम क्वांटिटी से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक का हम वायर बना सकते हैं। उसी वायर में ड्रोन करने की कैपेसिटी को या उसी वायर में ड्रोन करने की क्वालिटी को हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। मतलब कि मैम हम धातुओं को खींचकर उनसे लंबे लंबे तार बना सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को धातुओं की तन्यता कहा जाता है, तन्यता कहा जाता है। अब अगेन क्वेश्चन आएगा कि हाईएस्ट डक्टाइल मेटल कौन सी है। हाँ जी बताइए, हाईएस्ट डक्टाइल मेटल कौन सी है। पंकज जी ने तो बहुत गंदा बताया, गलत बताया। पंकज कंत ने भी गंदा बताया, गलत बताया। नहीं, यो आपका भी नाम, अरे नाम लिखा करो यार, तुम्हारा भी आंसर गलत है। हाईएस्ट डक्टाइल मेटल मतलब सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सी है, सबसे ज्यादा तन्य धातु। तो जो आपकी मैलिएबल है वही सबसे ज्यादा डक्टाइल। अरे ईशान वर्मा तुमने तो इतना गलत बताया, क्या बताऊं, तुम्हारे तो 2 नंबर कट गए माइनस में। देखो हाईएस्ट डक्टाइल मेटल अगेन आपकी गोल्ड होती है, सोना होता है गोल्ड। गोल्ड से ज्यादा डक्टाइल कोई भी नहीं होता। बहुत कम सोने में बहुत लंबा वायर आप ड्रॉन कर सकते हैं। देखो एक चीज बताती हूं मैं आपको, 1 ग्राम गोल्ड से, 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर तक का वायर बना सकते हैं। या 1 ग्राम, अप्रोक्स बता रही हूं मैं, 1 ग्राम नहीं 1 मिलीग्राम, ग्राम नहीं 1 मिलीग्राम गोल्ड से आप 200 मीटर तक का वायर ड्रॉन कर सकते हैं। तो सोचो इससे ज्यादा डक्टाइल मेटल क्या होगा, इससे ज्यादा किसी मेटल को आप क्या खींच दोगे, इससे ज्यादा नहीं खींच पाओगे किसी को। ठीक है, तो बता दोगे। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या इसका सीरीज होगा। देखो AU सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद AG होता है, उसके बाद देखो यहां पर था पहले एल्यूमिनियम बाद में कॉपर, इस बार पहले कॉपर आएगा फिर एल्यूमिनियम आएगा। ये डक्टिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ये डक्टिलिटी का और ये किसका, मैलिएबिलिटी का। ठीक है, ये किसका, मैलिएबिलिटी का। आपको अगर स्कूल में याद हो तो आपने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, याद है। रदरफोर्ड जी ने क्या किया था, एक गोल्ड का फॉइल लगाया था, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल थ्रो करवाए थे, कुछ उसके अंदर से गए, कुछ उसके ऊपर से गए, कुछ जहां से आए वहां से वापस चले गए। उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने वहां पर किस मेटल का एटम रखा था, सोने का, गोल्ड का रखा था। तो क्वेश्चन आता है कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड का फॉइल ही क्यों यूज किया। क्योंकि आंसर क्या है इसका, क्योंकि मैम गोल्ड इज द हाईएस्ट डक्टाइल एंड हाईएस्ट मैलिएबल मेटल। गोल्ड का इतना कम, इतना पतला आप शीट बना सकते हैं जिसमें सिर्फ 1 एटम हो। तो वहां पर एटम रखा था किसने, रदरफोर्ड ने। ठीक है, बता देंगे दोनों, चलो बता देंगे दोनों बात। अब नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट आपकी मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, धातुओं की अगली प्रॉपर्टी क्या है। देखो जो मेटल्स होती हैं वो जनरली हार्ड होती हैं क्योंकि सॉलिड फॉर्म में होती हैं। तो मेटल्स
कि स्टेट जो सॉलिड होती है तो वो हमेशा हार्ड होती है, धातुएं कठोर होती हैं, बट दो धातु ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, इतनी सॉफ्ट होती हैं कि आप उनको चाकू से भी काट सकते हैं। वो पनीर जैसी होती हैं, जैसे आप पनीर काटते हो वैसे आप उन दो मेटल को काट सकते हो। आपको लिखना है कि मेटल्स आर जनरली हार्ड बट सोडियम एंड पोटेशियम are very soft metal, बट सोडियम एंड पोटेशियम कैसी होती हैं? सॉफ्ट होती हैं, मतलब मुलायम होती हैं, और इन दोनों को आप चाकू से काट सकते हो। मेटल्स आर जनरली हार्ड बट सोडियम एंड पोटेशियम आर sodium and potassium are very soft metal. They can be cut with a knife. सोडियम एंड पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं कि उनको आप चाकू से काट सकते हो। अब आपसे क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा कि इन दोनों में ज्यादा सॉफ्ट कौन सा होता है? ठीक है, इन दोनों में ज्यादा सॉफ्ट कौन सा होता है? तो आपको हमेशा याद रखना है ज्यादा सॉफ्ट कौन सा होता है? सोडियम, उसके बाद पोटेशियम आता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सी होती है? हाईली रिएक्टिव मेटल का मतलब क्या है कि वो धातुएं जो बहुत इजीली रिएक्ट कर जाती हैं, अत्यधिक क्रियाशील धातुएं, मतलब कि जो इजीली रिएक्ट कर जाती हैं, किसी भी कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट, एयर, किसी की गैस, किसी की फॉर्म में, किसी की कांटेक्ट में आएंगी तो वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती हैं। ठीक है, तो हाईली रिएक्टिव मेटल कौन कौन सी होती हैं? पोटेशियम, के और Na। अब अगेन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इन दोनों में ज्यादा रिएक्ट कौन सा होता है, मतलब ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है पोटेशियम ज्यादा रिएक्ट कर जाता है सोडियम के कंपैरिजन में, इसीलिए इन दोनों को नहीं। सीजियम इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पीएम मोदी जी, बट वो रिएक्ट इनसे ज्यादा नहीं करता है। ठीक है, तो पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए इन दोनों धातुओं को केरोसिन के ऑयल की लेयर बनाकर रखा जाता है, इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि ये पोटेशियम सोडियम ऑक्सीजन, CO2, पानी, वाटर वेपर या हीट या स्टीम के कांटेक्ट में ना आए, वरना ये रिएक्ट कर जाती हैं। और पोटेशियम तो एक्सप्लोजिव भी हो जाता है रिएक्ट करके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आकर। ठीक है, तो इन दोनों को केरोसिन में रखा जाता है, वरना आग भी लगा सकता है पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट आता है कि ये जो मेटल्स हैं इनकी दो क्वालिटी और होती है। क्या क्या? ये मेटल सोनोरस होती है। सोनोरस का मतलब होता है इन मेटल से आवाज आती है। जब इन मेटल को आप धरती पे फेंकोगे या इन मेटल को खटकाओगे किसी भी चीज से तो इससे घंटी जैसी आवाज आती है, बेल लाइक साउंड आती है, घंटी जैसी आवाज आती है, तो इसी को क्या बोलते हैं? सोनोरस। नेक्स्ट आता है कि ये जो मेटल्स होती हैं वो लस्टर्स होती हैं। लस्टर्स का मतलब क्या होता है? चमकीली होती हैं, इनमें शाइनिंग होती है, इनमें चमक होती है। लस्टर्स होती हैं, बहुत चमकीली होती हैं धातुएं। बता दोगे आप? देखते ही आप चमकीली होती हैं, इसलिए तो हम इनका कहाँ यूज में लेते हैं? ज्वेलरी बनाने में काम में लेते हैं। हाँ, आकांक्षा तोमर मैं बता दूंगी, कोई बात नहीं, बता दूंगी, मैंने पढ़ लिया आपका कॉमेंट। ठीक है, बता दूंगी मैं। ठीक है, ताकि केरोसिन के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता तो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में ना आए, इसलिए रखा था केरोसिन में। ठीक है, देखो तो लस्टर्स होती हैं, चमकीली होती हैं धातुएं। अब नेक्स्ट देखो यहां से क्वेश्चन क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहां से कि जो ये इतनी सारी मैंने आपको मेटल पढ़ाई है, इनमें से इतनी सारी मैंने जो क्वालिटी पढ़ाई है, इनमें से या फिर जो भी मेटल के आपने नाम सुने, इन सब में से सबसे हैवी मेटल कौन सी होती है? देखो, आपसे पूछे हैवीएस्ट मेटल, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं बता चुकी हूं, हर लाइन में क्वेश्चन है। सबसे भारी धातु पूछे आपसे, सबसे हैवी मेटल होती है ऑस्मियम। इसका आंसर है ऑस्मियम, जिसका सिंबल क्या होता है? OS। ठीक है, ऑस्मियम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है
कि सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सी होती है? लाइटेस्ट मेटल कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? हल्की धातु कौन सी होती है? तो लाइटेस्ट मेटल कौन सी होती है? नहीं नवीन जी, आपका आंसर गलत है। यो जी, पहली बात तो अपना नाम लिखो, और उसके बाद मैं आपको एक बात बता दूं, आपको यही भी नहीं आती, अगर 9th क्लास में पढ़ ली होती तो शायद आज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। कंपटीशन एग्जाम में हमेशा वैसे भी 10th 11th क्लास तक का ही आता है। लाइटेस्ट मेटल इज लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु पूछे, लिथियम होती है। लिथियम कहाँ यूज होती है? बैटरीज बनाने में यूज होती है। नेक्स्ट आता है कि सबसे रेयरेस्ट एलिमेंट कौन सा होता है? रेयरेस्ट एलिमेंट, रेयरेस्ट एलिमेंट या सबसे रेयरेस्ट तत्व कौन सा होता है? मतलब इन एलिमेंट में सबसे रेयर एलिमेंट कौन सा होता है? तो इनमें से सबसे रेयर एलिमेंट कभी भी पूछे तो वो कौन सा होता है? एस्टेटिन होता है। एस्टेटिन मतलब अर्थ क्रस्ट में सबसे कम तत्व होता है, एलिमेंट होता है, वो कौन सा होता है? एस्टेटिन या एटी होता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि सबसे हार्ड मेटल कौन सी होती है? हार्डेस्ट मेटल कौन सी होती है? सबसे कठोर धातु। हाँ जी बताइए, यो जी आप ही बताओ, कठोर धातु कौन सी होती है? आपने तो पढ़ लिया था ना 9th क्लास में। यो जी पढ़ने के बाद भी गलत बताया आपने, एल्यूमिनियम। यही तो होता है बेटा, यही तो खेल होता है, ऐसी थोड़ा ना सरकारी नौकरी लग जाती है। इस एटीट्यूड के साथ नहीं लगती है कि 9th क्लास में पढ़ा था। सबसे हार्ड होती है प्लेटिनम। प्लेटिनम, प्लेटिनम जिसका सिंबल क्या होता है? पीटी होता है। और प्लेटिनम को कहा जाता है व्हाइट गोल्ड। प्लेटिनम को कहा जाता है सफेद सोना या व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि ऐसी मेटल का नाम बताओ जिसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेटल्स सॉलिड फॉर्म में होती हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इनका गलनांक बिंदु हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि कौन सी मेटल है जिसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है और कितना होता है? कौन सी मेटल का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है और कितना, किसका होता है और कितना? सबसे महंगी भी प्लेटिनम ही है। अगर मेटल में पूछेंगे तो प्लेटिनम है, और अगर नॉन मेटल में पूछेंगे डायमंड होता है आपका आंसर। कृष्ण गोपाल जी देखो, नेक्स्ट आता है कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मेटल कौन सी है? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मेटल, सबसे ज्यादा गलनांक बिंदु वाली धातु, सबसे ज्यादा गलनांक बिंदु वाली धातु। गलनांक बिंदु किस धातु का होता है? बताइए किसका होता है? टंगस्टन का होता है। कितना होता है? इसका आंसर है टंगस्टन। टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? ये भी पूछा हुआ है। टंगस्टन सीजीएल के पेपर का क्वेश्चन है, टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? अब आपके पेपर नहीं है ऐसा पूछा है बेटा। टंगस्टन का सिंबल होता है डब्ल्यू। डब्ल्यू, डब्ल्यू। और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो देखो, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। 3422 डिग्री सेल्सियस। यो जी फिर भी आपने गलत बताया है, पढ़ रखा है फिर भी गलत पढ़ाया है। ठीक है, तो टंगस्टन का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है कितना? 3422 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए टंगस्टन कहाँ यूज होता है? तो टंगस्टन यूज होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, उसका फिलामेंट बनाने में। इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना हुआ होता है? तो वो किसका बना होता है? टंगस्टन का। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। फ्यूज वायर अलग होता है। फ्यूज वायर टिन प्लस लेड का बना हुआ होता है। जो फ्यूज हो जाता है ना वायर, वो होता है टिन और लेड का। बट अगर पूछे फिलामेंट किसका बना हुआ होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना हुआ होता है, तो वो आपको जवाब क्या देना है? टंगस्टन का बना हुआ होता है। तुम्हारा ही नाम योयो है, तुम्हारा लिखा हुआ योयो आ रहा है ऊपर।
ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट पूछे तो किसका, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का। ठीक है, चलो मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। अमन कुमार जी सुन लीजिए, अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रिक बल्ब का फ्यूज वायर, इलेक्ट्रिक बल्ब का फ्यूज वायर किसका बना हुआ होता है, तो फ्यूज वायर किसका बना हुआ होता है, टिन प्लस लेड, टिन प्लस लेड। अगर आपसे पूछे हीटर का वायर किसका बना हुआ होता है, हीटर वायर, तो वो बना होता है नाइक्रोम का, नाइक्रोम का। और नाइक्रोम क्या होती है, तो नाइक्रोम निकिल प्लस क्रोमियम, निकिल प्लस क्रोमियम, इसके मिक्सचर को बोलते हैं हम नाइक्रोम, निकिल प्लस क्रोमियम, निकिल प्लस क्रोमियम। ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग है, ये हीटर का वायर या हीटर की कुंडली, ये विद्युत बल्ब का फ्यूज वायर, और ये विद्युत बल्ब का, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट। तीनों क्वेश्चन आपको सही करना है। निकिल प्लस क्रोमियम, 70% निकिल होता है, 30% उसमें क्रोमियम होता है। उसको नाइक्रोम बोलते हैं। हाँ, ये परसेंटेज पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं। जैसे पूछा था एक बार कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना % होता है, तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर का परसेंटेज होता ही नहीं है। ये कुछ आपकी मेटल्स की प्रॉपर्टीज थी जो आपको याद करनी थी, कुछ आपकी मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जो आपको याद करनी थी कि भाई मेटल्स जो होती हैं वो फिजिकली फॉर्म में किस किस फॉर्म में हो सकती हैं, मेटल फिजिकल फॉर्म में किस किस फॉर्म में हो सकती हैं। उसके बाद अब आपको आगे पढ़ना है कि इन मेटल्स की केमिकल फॉर्म क्या क्या हो सकती हैं। ये तुम लोग यहाँ पर ये सारी बकवास मत करो, मैं नंबर ब्लॉक करवा दूंगी, चौकीदार कौन है और ये सब, ये फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है अभी बताती हूँ। ये आपने 9th क्लास में नहीं पढ़ा था ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ये भी पढ़ लेते हैं। देखो ट्यूबलाइट में कौन सी होती है, किसी ने पूछा है, बता देती हूँ मैं, वैसे तो आगे का क्वेश्चन था, ये बता देती हूँ मैं। ट्यूबलाइट में 2 चीजें होती हैं, एक होता है मरकरी वेपर, पारद वाष्प बोलते हैं, इसके साथ नियोन गैस रहती है। ट्यूबलाइट में नियोन एक नोबल गैस होती है, वो रहती है। ठीक है, अब लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। हिंदी में बोलेंगे धातुओं के रासायनिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुण कि कौन कौन सी मेटल है, उसकी कौन कौन सी रिएक्शन से क्या क्या बनेगा, रासायनिक गुण। देखो इसमें सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको, सबसे पहला पता तो दिया। देखो सबसे पहला आपको पढ़ना है कि किसी भी मेटल की अगर आपने रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ, विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, किसी भी धातु को आपने ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ले आए तो क्या बन जाएगा। ठीक है, देखो क्या बन जाएगा, जब भी आप ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाएंगे किसी मेटल को, जब मेटल और मेटल को जब ऑक्सीजन दे देंगे तो वहां से बनता है मेटल ऑक्साइड, वहां से बनता है मेटल ऑक्साइड, वहां से क्या फॉर्म हो जाता है, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, आर्गन होती है, उमेश कुमार आपका आंसर आर्गन है, मेटल प्लस ऑक्सीजन तो मेटल ऑक्साइड बन जाता है। जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने सोडियम का एग्जांपल लिया, सोडियम एक मेटल है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लाए तो ये बना देती है सोडियम ऑक्साइड Na2O, Na2O, और इसका नाम होता है सोडियम ऑक्साइड, इसका नाम होता है सोडियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर सकते हैं आप, 4-2 हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड। तो जब भी किसी मेटल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लाते हैं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लाते ही क्या बन जाता है, क्या बन जाता है वहां पर, मेटल ऑक्साइड। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बताने वाली हूं मैं यहीं से, मेटल ऑक्साइड से, इस मेटल ऑक्साइड से बहुत अच्छा क्वेश्चन बताने वाली हूं मैं। जो एक कह रहा था ना कि मैम ऐसा लग रहा है 9th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो अब आपसे पूछने वाली हूं मैं, बताइए जी वो कौन से 2 मेटल ऑक्साइड होते हैं। पहले एक बात सुनो, ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, ये हमेशा बेसिक नेचर में होते हैं,
ये हमेशा क्षारीय नेचर में होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, या आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं भस्मीय प्रकृति के होते हैं। ये भस्मीय प्रकृति के होते हैं। बेसिक नेचर किसको बोलेंगे? जिसका पीएच वैल्यू 7 to 14 हो। तो जब भी आप इन सोडियम ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड का जब आप नेचर चेक करेंगे तो ये बेसिक नेचर में या क्षारीय प्रकृति में मिलेंगे आपको। और ये क्या कर सकते हैं, ये रेड लिटमस पेपर को किस कलर के लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं? ब्लू कलर के लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैम ये कैसे नेचर में? बेसिक नेचर में। ठीक है, तो मैम जब भी किसी मेटल को ऑक्सीजन देते हैं मेटल ऑक्साइड बनता है, और मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है कि कौन से दो? आप ही कह रहे थे योयो जी, आप ही कह रहे थे। देखो यहां से कितना अच्छा क्वेश्चन बनता है। ये आरआरबी जेई वगैरह के इनके जो आपके टेक्निकल वाले जो एग्जाम होते हैं ना, जेई जूनियर इंजीनियर का, इन एग्जाम में ज्यादा आता है ये क्वेश्चन। ये एनटीपीसी के एग्जाम में भी आ सकता है कि कौन से दो मेटल ऑक्साइड हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर में होते हैं? कौन से दो मेटल ऑक्साइड हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर में होते हैं? बताइए जरा। वो एक कौन बोल रहा था 9th क्लास की केमिस्ट्री? वही बताएगा मुझे अब, कि मेरा भाई देख रहा है 9th क्लास में है। वो कौन बोल रहा था? जल्दी बताइए ना। कौन से दो मेटल ऑक्साइड हैं, कौन सी मेटल्स के, या पूछेगा कौन सी दो मेटल के ऑक्साइड है जो हमेशा एसिडिक प्लस बेसिक दोनों नेचर में होते हैं? और उन दो को छोड़कर जितने भी मेटल ऑक्साइड है वो किस फॉर्म में होते हैं? हमेशा बेसिक फॉर्म में होते हैं। मुझे नहीं लगता आप में से कोई बता पाएगा, इसलिए मैं इसका आंसर दे देती हूं। देखो सबसे पहला ऑक्साइड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। कौन सी मेटल का ऑक्साइड है? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या इसका नाम होता है एल्यूमिना भी नाम होता है इसका। दूसरा कौन सा है? ZnO, और नाम होता है इसका जिंक ऑक्साइड। ये दो ऐसे ऑक्साइड होते हैं कि जब इन दोनों ऑक्साइड को आप या इन दोनों मेटल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लाओगे तो ये ऑक्साइड बन जाएंगे। और ये ऑक्साइड दोनों के दोनों नेचर में होते हैं। बेसिक प्लस एसिडिक दोनों नेचर में होते हैं। बेसिक जिसको बोलते हैं क्षारीय, और एसिडिक जिसको बोलते हैं अम्लीय। और ऐसे ऑक्साइड जो एसिडिक बेसिक दोनों नेचर में हो उनको कौन से ऑक्साइड बोलते हैं? तो इसका आंसर सुनो। इन दोनों का जब दोनों नेचर में है तो इन दोनों के ऑक्साइड का नेचर कहा जाता है कि ये दोनों तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है जिसमें दोनों नेचर हो, एसिडिक भी हो और बेसिक भी हो। और हिंदी में इसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड या उभयधर्मी गुण। और ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि उन दो ऑक्साइड का नाम बताओ जो हमेशा एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। अच्छा, एक होता है एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल का मतलब अणु, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज हो। कौन होते हैं एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल? प्रोटीन्स होते हैं, अमाइनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन्स मिलकर बने होते हैं अमाइनो एसिड के, और अमाइनो एसिड पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। बट पूछे कौन से ऑक्साइड है, तो Al2O3 और ZnO बता देंगे। इनके अलावा जितने भी ऑक्साइड हैं वो सारे के सारे किस नेचर में होते हैं? तो मैम बेसिक भस्मीय नेचर में होते हैं। तो पहली रिएक्शन करवा दी आपने ऑक्सीजन के साथ, तो ये बन गया। दूसरा देखो, यहां पर दूसरा देखो, जब आप किसी मेटल की पानी के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा? जब आप किसी मेटल को पानी दे दोगे तो पानी की प्रेजेंस में क्या बनेगा? 2 नंबर पे लिखा है मैंने, विद वाटर, विद H2O। जब किसी मेटल को, धातु को आप पानी देते हैं, वाटर देते हैं, तो वहां से बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस यहां से गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इसका एग्जाम्पल सोडियम ले रहे हो तो सोडियम ही ले लो, कोई बात नहीं। सोडियम को आप पानी में डाल दो, क्या बन जाएगा? NaOH प्लस कौन सी गैस?
H2 गैस रिलीज होगी, इस गैस की साउंड कैसी होती है, ये भी क्वेश्चन आता है कि इस H2 गैस की कैसी साउंड की फॉर्म में रिलीज होती है, तो ये पॉप साउंड की फॉर्म में निकलता है, पॉप 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 साउंड में। ठीक है, ये पॉप साउंड का नाम है। अब पॉप साउंड क्या होती है थोड़ी बताऊंगी मैं आप, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे NaOH को, इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैम यहां से मेटल हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, या इसका दूसरा नाम होता है मैम, इसको बोलते हैं हम कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। तो जब भी किसी मेटल को पानी के साथ डालोगे तो वहां से क्या बनता है, तो वहां से क्या बन जाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाता है। और साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है, तो साथ में यहाँ पर मैम कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ये तो पानी के साथ है, बट 3 मेटल ऐसी होती हैं जो स्टीम के साथ, इस हाइड्रोजन गैस का निकलने का मतलब ऐसे बुलबुलों की फॉर्म में, बलून की फॉर्म में ऐसे पॉप 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 ऐसी आवाज आती है, फट फट के, है ना, जैसे गुब्बारा नहीं फटता है तो आवाज आती है ना, वैसी सी, या बुलबुले से नहीं फटते हैं उसकी जैसी साउंड आती है। ठीक है, जैसे आप पानी गर्म कर रहे हो तो वो बुलबुले उठते हैं, उससे वो फूटते हैं तो कैसी आवाज आती है, वैसी सी आवाज आती है यहां से। मैम कौन सी नॉन मेटल है, ब्रोमीन। योयो जी उसका एग्जांपल है ब्रोमीन। पहले तुम नॉन मेटल में क्यों चल रहे हो यार, पहले मेटल तो पढ़ लो। तुम लोगों की यही तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कि तुम पढ़ते नहीं हो, जो टीचर पढ़ाता है वो नहीं पढ़ते हो। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी मेटल हैं जो स्टीम के साथ, जो भाप के साथ भी रिएक्शन कर जाती हैं। कौन कौन सी मेटल हैं जो स्टीम के साथ भी रिएक्शन कर जाती हैं। तो इसमें 3 मेटल आती हैं। कौन कौन सी आती है, पहली आती है एल्यूमिनियम जिसका सिंबल Al होता है। दूसरी आती है यहाँ पर Fe का सिंबल क्या होता है, तो लोहा। और तीसरा Fe किसका सिंबल होता है, लोहे का। और तीसरा कौन सा होता है, जिंक। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी धातुएं हैं जो भाप के साथ, मतलब गर्म पानी से जो स्टीम निकलती है उससे भी रिएक्ट कर जाती हैं। कौन सी, तो एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। अब एक क्वेश्चन और आता है कि कौन कौन सी मेटल हैं जो पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करती हैं, जो पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करती हैं। तो 3 मेटल हैं जो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती। कौन कौन सी, पहली है कॉपर, लेस रिएक्टिव, मतलब बहुत कम रिएक्ट करेगी। पहली है कॉपर, दूसरी है सोना, तीसरी है चांदी, और वैसे प्लेटिनम भी रिएक्ट नहीं करता है। ये 4 मेटल। कॉपर तो बहुत रेयर, मतलब बुक में लिखा हुआ होता है, बट कॉपर भी पानी के साथ लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव। ठीक है, कॉपर, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये ऐसी मेटल्स होती हैं, ऐसी धातु होती हैं जो पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करती हैं। इसीलिए हम सोना, चांदी, प्लेटिनम की ज्वेलरी बनाते हैं ताकि वो बिल्कुल रिएक्ट ना करें। क्लियर है? पंकज जी आपने सही आंसर दिया। नेक्स्ट देखो, अब आप मेटल की रिएक्शन करवा दो किसके साथ, तो मेटल की नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि जब आप किसी भी मेटल की रिएक्शन करवाते हो एसिड के साथ, अम्ल के साथ, तो क्या बनता है। पहली रिएक्शन किसके साथ करवाई, तो पहली आपने किसके करवाई, ऑक्सीजन के साथ। दूसरी पानी के साथ, और पानी के साथ 4 मेटल तो रिएक्ट भी नहीं करती हैं, और भाप के साथ 3 करती हैं, और इनको छोड़कर सारी की सारी मेटल हाइड्रोक्साइड बना देती हैं और साथ में H2 गैस रिलीज कर देती हैं। नेक्स्ट देखो, Fe विद वाटर एंड ऑक्सीजन 80 को मार तो जंग लग जाएगा, Fe2O3.X H2O बन जाएगा, जंग लग जाएगा, कोरोजन हो जाएगा, बताएंगे आगे जंग लगना। नेक्स्ट लिखो 3 नंबर पे आपको लिखना है कि विद डाइल्यूट एसिड, मतलब कि अगर आपने किसी धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा दी, अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाने से क्या बनना चाहिए। ठीक है, किसी भी एसिड के साथ जब आपने किसी मेटल की रिएक्शन करवा दी तो क्या बनना चाहिए। जब आप किसी मेटल को डाइल्यूट एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड देते हो तो वहां से फॉर्म हो जाता है सोल्ट प्लस यहां से H2 गैस रिलीज होती है, वही पॉप साउंड में वैसे ही H2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, 3 नंबर पे विद डाइल्यूट एसिड के साथ करवाएंगे तो। और जब किसी मेटल की आप एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो सोल्ट या लवण या नमक बनता है। ठीक है, देखो सोडियम का एग्जांपल ले रहे हो, सोडियम ले लो, कोई भी ले लो आप, मैग्नीशियम भी ले सकते हो।
सोडियम जब आप इसको एसिड के साथ, HCl एक एसिड होता है, पढ़ा चुकी हूं मैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहां से बनेगा NaCl प्लस H, और H का यहां से निकल जाएगा 2, H2 गैस बनेगी, यहां से H2 गैस बनेगी। और NaCl क्या होता है? तो मैम एक सॉल्ट होता है, बता चुकी हूँ। इस सॉल्ट के कितने नाम होते हैं? 3 नाम। कौन कौन सा? कॉमन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट और टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। तो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है कि जो सॉल्ट होते हैं वो 2 तरीके से बन सकते हैं। कैसे कैसे बन सकते हैं? एक, जब एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बनने वाला प्रोडक्ट सॉल्ट प्लस पानी होता है। जब एसिड की एक बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बनने वाला प्रोडक्ट सॉल्ट प्लस पानी होता है। बट जब आप एक न्यूट्रलाइज रिएक्शन से, न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होता है? एसिड प्लस बेस का इक्वल अमाउंट। जब आप एक न्यूट्रलाइज रिएक्शन में जब किसी बेस को मेटल के साथ रिप्लेस कर दोगे, ये देखो एसिड तो है ही, इस बेस को, यहाँ बेस होना चाहिए था, क्षार होना चाहिए था, उसको जब आपने मेटल के साथ रिप्लेस कर दिया तो बनने वाला प्रोडक्ट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस होती है। जब न्यूट्रलाइज रिएक्शन होती है, उदासीन अभिक्रिया, तो वहां पर बनने वाला प्रोडक्ट सॉल्ट प्लस पानी होता है। बट यहां पर क्या होता है? यहां पर सॉल्ट प्लस कौन सी गैस होती है? H2 गैस होती है, H2 गैस होती है। ठीक है, ये 3 आपको रिएक्शन पढ़नी थी। किसमें? तो आपकी जो मेटल्स होती हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़नी है। क्लियर है? ये तीनों आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट आपको यहां से क्या पढ़ना है? तो नेक्स्ट आपको पढ़ना है कि जो मेटल्स होती हैं वो रिएक्टिव तो होती हैं। यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? तो क्वेश्चन आता है कि कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्ट करती है। जैसे आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा डाइल्यूट का मतलब होता है जिसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन का अमाउंट ज्यादा हो और उसमें पानी का अमाउंट कम हो, उसको डाइल्यूट बोलते हैं। और सॉरी, डाइल्यूट किसको बोलते हैं? जिसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा हो। क्या वीडियो नहीं चल रहा? मतलब क्या हो रहा है? एडवर्टाइजमेंट में तुम बहुत आगे चल रहे हो। यो नियॉन गैस होती है वो। बेटा जितना ज्ञान तुमको है ना, उतना ज्ञान मैं दिन में भूल जाती हूँ। तुम किसका नॉलेज चेक कर रहे हो? एडवर्टाइजमेंट में, विज्ञापनों में जो गैस होती है वो नियॉन होती है। तुम हो कौन? यो मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ, तुम हो कौन? कहां से ला रहे हो तुम ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन? कोई अच्छा क्वेश्चन पूछो तो मानूंगी तुमको। ठीक है, देखो नॉन मेटल में पढ़ाऊंगी मैं। तुमने नियॉन का एक काम बताया, मैं 10 यूज बताऊंगी नियॉन के। चिंता क्यों कर रहे हो तुम? नेक्स्ट देखो, ये जो मेटल्स होती हैं उनकी एक्टिविटी सीरीज कैसे होती है? उनकी एक्टिविटी सीरीज कैसे होती है? एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब क्या हो गया कि आपको 4 ऑप्शन देगा। जैसे आपको ऑप्शन दिए 4, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन। तो आपसे पूछेगा कि इन चारों के अंदर कौन सी मेटल सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव होती है, या इसका ऑपोजिट पूछेगा कि इन चारों में से सबसे कम रिएक्टिव मेटल का नाम बताओ। तो आपको कैसे याद होगा? तो इसको याद करने का एक ट्रिक भी है। इस एक्टिविटी सीरीज को नीचे की साइड, मतलब सबसे ज्यादा ऊपर क्या आएगा? हाईली रिएक्टिव मेटल, और नीचे की साइड क्या आएगा? तो लेस रिएक्टिव मेटल आएगा। मनीष राय, वो आगे की बात है, ये बीच में पूछ रहा था मुझसे तो मैंने उसका आंसर दिया। आप चिंता मत कीजिए, हम पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे आपको नियॉन गैस। ठीक है, तो हिंदी में बोलेंगे इसको धातुओं की क्रियाशीलता की घटते क्रम में व्यवस्था। देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सी होती है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। देखो सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, उसके बाद आता है सोडियम, उसके बाद आता है कैल्शियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम। क्या बोल रहे हैं? अरे तुम लोग आपस में क्यों कर रहे हो? आपस में नहीं बात करो। देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, देन आता है आपका एल्यूमिनियम,
देन आता है योयोजी, जो आप हैं वही जो आप पूछ रहे हैं ना कि ये योयो कौन है, तो जो पूछ रहे हैं उसी के नाम में नाम की जगह लिखा हुआ आ रहा है योयो। तो आप बताइए आप कौन हैं, आप बताइए। एल्यूमिनियम, जिंक, कौन है आप बताइए। योयोजी आपका नाम क्या है? फिर लिखो फेरस, उसके बाद आता है पीबी, और उसके बाद आता है कॉपर, उसके बाद आता है एजी, उसके बाद आता है एयू। सबसे पहले आता है पोटेशियम, उसके बाद आता है सोडियम, उसके बाद आता है कैल्शियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद पीबी, इसके बाद कॉपर, उसके बाद चांदी, और उसके बाद क्या आता है? सोना। ठीक है, देखो तो ये क्या होती है, ये आपकी मेटल्स की रिएक्टिविटी, मतलब रिएक्ट करने की जो सीरीज होती है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। मतलब कि सबसे ऊपर है तो वो हाईली रिएक्टिव है और सबसे नीचे हैं तो वो लेस रिएक्टिव है। अब आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा एल्यूमिनियम, जिंक और लेड और कॉपर में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम ऊपर आता है और कॉपर नीचे आता है, तो ये लेस रिएक्टिव है, ये हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होती हैं, तो मैम ये पोटेशियम और सोडियम क्या होती हैं? हाईली रिएक्टिव मेटल होती है, सबसे ज्यादा क्रियाशील धातुएं। इसीलिए इन दोनों को कहाँ रखा जाता है? तो इसीलिए इन दोनों को रखा जाता है कहाँ पे? केरोसिन के ऑयल में रखा जाता है। ठीक है, दूसरा देखो, ये जो सोना और जो चांदी और कॉपर होते हैं ये क्या होती हैं? ये लेस रिएक्टिव मेटल होती हैं, ये लेस रिएक्टिव मेटल होती हैं, और हिंदी में बोलेंगे सबसे कम क्रियाशील धातु, सबसे कम क्रियाशील धातु। ठीक है, देखो इसको याद करने का एक ट्रिक है, बताऊं? तुम लोगों को स्कूल में सर ने याद करवाया होगा वैसे तो। एजी के बाद एयू है, एयू दिख रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूं कोई कंफ्यूजन ना हो बच्चों को। एयू का मतलब होता है सोना। ये लीस्ट रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव, और ये कौन सा? ये कौन सा? तो आपका हाईली रिएक्टिव। देखो स्कूल में कैसे याद करवाया था टीचर ने बताया था एक ट्रिक, करीना का मंगेतर अली जनाब फिर से पब गए, कॉपर हरगिज चुराने नहीं, चांदी सोना, चांदी सोना, ऐसे याद करवाई थी हमें सर ने। करीना का मंगेतर अली जनाब फिर से पब गए हैं, कॉपर हरगिज नहीं, चांदी सोना चुराने, चांदी सोना चुराने। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, क्वेश्चन बहुत आते हैं एनटीपीसी के एग्जाम में, तो हर बार ऐसे पूछे जाते हैं। बता दिया है मैंने, याद कैसे होगा? करीना का मंगेतर अली जनाब फिर से पब गए हैं, कॉपर हरगिज नहीं, चांदी सोना चुराने, चांदी सोना चुराने। ऐसे याद रख सकते हैं अगर आपको याद करनी है तो। बाकी 1-2 बार याद करेंगे तो आंखों से निकालेंगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा आपको। हो गया? हाँ जी, ऐसा अमन जी याद हो जाएगा। करीना का मंगेतर अली जनाब फिर से गए हैं पब, अली जनाब फिर से गए हैं पब, कॉपर हरगिज नहीं, चांदी सोना चुराने। मैम नाइस ट्रिक। अच्छा मैम, चलो ये होगी एक्टिविटी सीरीज मेटल्स की डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कि कौन सी ज्यादा रिएक्ट होगी, कौन सी कम रिएक्टिव मेटल होगी। मेटल है तो रिएक्ट तो करेगी करेगी, कोई कम करेगी कोई ज्यादा करेगी। ठीक है, अब देखो आपको क्या पढ़ना है। नेक्स्ट आपको यहां से पढ़ना है कि जैसे आप बहुत सारे एग्जाम के लास्ट ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे, तो आपने देखा होगा 5-6 लाइन के क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या इस क्वेश्चन आया रखा होता है कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मेटल कौन सा है,
अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मेटलोइड कौन सा है, एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है, या आपसे पूछेगा कि इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है, या पूछेगा हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है, हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट कौन सा ज्यादा होता है, हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा मिनरल कौन सा होता है। ये सारे क्वेश्चन है, सारे के सारे आपको याद रखना है। देखो कैसे याद करना है, मैंने नोट डालकर ये सारी बातें लिखी हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, बहुत ही ज्यादा बार आते हैं। हाँ, आपके नाम के ही आगे आ रहा है, आपके नाम के ही आगे आ रहा है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन पूछे, हाँ होगा, एसके कमल उद्दीन पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, रुक तो जाओ, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, रुक तो जाओ। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट को हिंदी में कहा जाता है भूपर्पटी। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या आएगी हिंदी में, भूपर्पटी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है, पाए जाने वाला धातु, इस भूपर्पटी में सबसे ज्यादा धातु कौन सा होता है। इसका आंसर आपको देना है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, जिसका सिंबल आप बोल सकते हैं Al, एल्यूमिनियम Al। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन आता है कि एल्यूमिनियम के बाद सबसे ज्यादा मेटल कौन सा होता है। तो सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु, दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा हो सकता है, पाए जाने वाला, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला। इसका आंसर आपको क्या देना है, आयरन, लोहा। और लोहा का सिंबल क्या होता है पता ही है आपको, Fe होता है, Fe होता है। अब आपसे पूछे, ये तो मेटल की बात करी है मैंने, धातु की बात करी है। देखो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु, कभी कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं इसलिए हिंदी में प्रॉपर लाइन लिख रही हूं, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है ये सारे पॉइंट। नेक्स्ट देखो, नहीं सिलिका नहीं होता बेटा, सिलिका मेटलोइड है, सिलिका मेटलोइड है। अब आपसे पूछे मोस्ट अबेंडेंट मेटलोइड इन अर्थ क्रस्ट, हिंदी में लाइन क्या हो जाएगी कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला उपधातु कौन सा है, मेटलोइड कौन सा है। तो आपका आंसर सही है, जिसने भी सिलिकॉन बोला था तो उसका आंसर क्या है, सही है, SI जिसका सिंबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा एलिमेंट हमारे बॉडी में, मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट, इस बार मैंने एलिमेंट बोला है, मेटल नहीं बोला है। एलिमेंट का मतलब क्या होगा, तत्व। मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी, मानव के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला क्या एलिमेंट, तत्व कौन सा होता है, कौन सा होता है हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा एलिमेंट। तो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, जिसकी खोज किसने की थी, प्रिस्टले ने की थी, प्रिस्टले ने। ठीक है, अब आपसे पूछे कि मोस्ट अबेंडेंट मिनरल का मतलब क्या है, खनिज पदार्थ। मिनरल का मतलब क्या है, खनिज पदार्थ कौन सा है, कहां पर, तो इन ह्यूमन बॉडी। तो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ कौन सा है, तो इसका आंसर क्या देना है आपको, कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ कहाँ होता है, दांतों में, बालों में, नाखूनों में, ये सब इसका आंसर है। नेक्स्ट देखो, मैं ऊपर लिख रही हूं 6 नंबर, नीचे लिखूंगी आपको दिखेगा नहीं। आपसे पूछेगा मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब क्या हो गया, देखो एलिमेंट का मतलब हो गया तत्व हिंदी में, यूनिवर्स का मतलब हो गया संसार। मतलब इस संसार में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है,
इस संसार में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है, तो उसका आंसर आपको क्या देना है, इस संसार में मैम सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होता है, H होता है हाइड्रोजन, तो इसका आंसर क्या, हाइड्रोजन। क्लियर है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछेगा, उसके बाद आपसे पूछेगा कि मोस्ट, मैं ऊपर ही लिख रही हूं, मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा, एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, तत्व, और एनवायरमेंट का मतलब क्या हो गया हिंदी में, वातावरण। वातावरण में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा हो गया, तो आपको आंसर क्या देना है, नाइट्रोजन। ये सारे के सारे आंसर आपको हमेशा के लिए याद होने चाहिए। सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं, 7 की 7 लाइन आपको याद होनी चाहिए, सातों पूछी जाती है, सातों की सातों ही पूछी जाती है। ठीक है, बता देंगे, सारे के सारे बता देंगे। देखो मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूं, आपसे पूछे कि इस अर्थ क्रस्ट में, जो हमारी अर्थ का क्रस्ट है, भू प्रपटी है, उसमें सबसे ज्यादा धातु कौन सा है, एल्यूमिनियम है। फिर आपसे पूछे कि अर्थ क्रस्ट में 2 नंबर पे सबसे ज्यादा मेटल कौन सा है, तो आपको क्या बोलना है, आयरन, लोहा है। उसके बाद आपसे पूछे मोस्ट अबेंडेंट मेटलोइड, मेटलोइड का मतलब क्या होता है, जिसमें मेटल नॉन मेटल दोनों की क्वालिटी है, वो ज्यादा कौन सा है, सिलिकॉन, ऐसा है। फिर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा एलिमेंट हमारे बॉडी में कौन सा है, एलिमेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या होता है, OCHN, चलो लिख देती हूं मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, देन कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन नाइट्रोजन, ऐसे होते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, उसके बाद पूछे कि सबसे ज्यादा मिनरल कौन सा होता है हमारे बॉडी में, कैल्शियम, बालों में, नाखूनों में, हड्डियों में, दांतों में, ब्लड में, है ना। नेक्स्ट बट एन, तो एन, अरे भैया एलिमेंट की कितनी फॉर्म होती है, 3, जयपुर, तो मैं अभी तो समझाया, क्या समझते हो यार तुम लोग एलिमेंट 3 फॉर्म में होता है, मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल में सारी गैस आती है, तो एलिमेंट का मतलब ही क्या है, गैस भी हो सकता है। पूछे मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स, इस संसार में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। एटमॉस्फेयर या एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है, नाइट्रोजन। ये आपके सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये आपको याद करने हैं। आप कैसे याद करोगे, कब याद करोगे, क्यों याद करोगे, वो आप जानो और आपके काम जाने। मैंने आपकी मेटल की प्रॉपर्टीज में दोनों करवा दी हैं, फिजिकल और आपको केमिकल प्रॉपर्टीज करवा दी हैं, और उसके बाद मैंने आपको पढ़ा दिया कि कौन से अपने एनवायरनमेंट में, कौन से आपके एटमॉस्फेयर में कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से मेटल का क्या फॉर्म होता है, और मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज कैसे चलती है, बता देंगे। देखो अब आपको एक एक करने के कुछ मेटल्स पढ़नी है, कुछ मेटल्स पढ़नी है एक एक करके। ठीक है, सबसे पहली मेटल लिख रही हूं मैं सिल्वर, स्टार्ट कर रही हूं मैं Ag से। Ag किसका सिंबल होता है, अभी तक आपको याद होना चाहिए था, सिल्वर का। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है, मैं बता भी चुकी हूं यहां पर, याद हो गए, अरे वाह, बहुत बढ़िया, मैम बार बार वीडियो देख के याद कर लेंगे, बहुत बढ़िया। हाँ, चलो मनीष राय का मैं डाउट ले लेती हूँ। मैम एथिलीन यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग बट यू टीच एज नेचुरल आर्टिफिशियल। अरे भैया नेचुरल फॉर्म में होता है एथाइलिन, एथाइलिन एक प्लांट हार्मोन होता है, वो नेचुरल फॉर्म में होता है, तो अगर वो है तो नेचुरल तरीके से आपके फल पक रहे हैं। तो मैंने बोला था कि इसकी नेचुरल फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है, मतलब प्लांट के ऊपर ही पक रहे हैं, एथाइलिन की वजह से पक रहे हैं मनीष जी। अगर आर्टिफिशियल का मतलब आ रहा है, मतलब उस प्लांट से फलों को तोड़ लिया आपने, अब आपको पकाना है, तो वो आर्टिफिशियल तरीके से होगी। तो वो किससे होती है, वो एसिटिलीन से होती है, वो नेचुरल हार्मोन की वजह से नहीं हो रही है। मतलब इस प्लांट में एथाइलिन की कमी होगी तब जाकर वो फल पका नहीं, तो आपने उस पर एसिटिलीन डाल दिया, मतलब उसको तोड़ के पका लिया आपने, तो उसको क्या बोलेंगे जी, उसको बोलेंगे मनीष जी आर्टिफिशियल राइपनिंग। ये बताया था मैंने। चलो पहला लिखा है मैंने Ag, Ag का मतलब क्या होता है, सिल्वर। सबसे पहला क्वेश्चन मैं बता चुकी हूं, जो सिल्वर होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है, किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है।
ये फिर मैं एक बार लिख रही हूं ताकि आपको याद हो जाए। उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है सिल्वर से? दूसरा क्वेश्चन आता है कि इस सिल्वर के और कितने होते हैं, सिल्वर के एस्क कितने होते हैं। एक टर्म सुना होगा आपने और। अब मुझे जल्दी से बताओ और क्या होता है, और क्या होता है, जल्दी से बताओ और क्या होता है। एस्क किसको बोलते हैं? मैं जितने में पानी पीती हूं उतनी देर में मुझे बताओ कि और क्या होता है। पढ़ा है ना और अलोय। सौरभ यादव जी थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी टीचिंग अच्छी लगती है तो थैंक यू सो मच। जल्दी बताओ और किसको बोलते हैं। अरे निखिल दैया जी, मैंने आपसे पूछा है कि और की डेफिनेशन पूछी है, एस की डेफिनेशन पूछी है मैंने। रो फॉर्म, सही बताया थोड़ा बहुत आपने नवीन जी, सही बात है, रो फॉर्म ही होती है। बताओ और किसको बोलते हैं, एस किसको बोलते हैं? इट हैज ओनली वन और? नहीं जी, दो और होते हैं सिल्वर के। जल्दी बताओ और किसको बोलते हैं। पढ़ा होगा ना, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट, सेडराइट, लिमोनाइट आयरन के और होते हैं। गोल्ड के कैल्वेराइट, सिल्वेनाइट होता है। या पूछा हुआ पढ़ा हुआ कॉपर का कॉपर ग्लैंस क्यूपराइट होता है, मैलेकाइट होता है। पढ़े हैं कभी ये? इम्प्योर स्टेट फ्रॉम विच मेटल कैन बी टेकन। हाँ रोमियो जी सही आंसर बताया आपने। देखो और क्या होता है, अर्थ क्रस्ट का वो पार्ट जहां पर एटलीस्ट एक मेटल हो, जहां पर एटलीस्ट एक मेटल हो, या जो मेटल्स की रो फॉर्म होती है जहां से आप मेटल को अलग करते हो, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? और बोलते हैं, एस्क बोलते हैं। ठीक है, तो एस्क कहां से होती है? हाँ सही बोला है निखिल दैया ने कि मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं हम और से। ठीक है, मतलब भूपर्पटी की वो जगह, भूपर्पटी में वह स्थान जहां पर धातुएं पाई जाती है, मेटल पाई जाती हैं, देन उनकी मेटलर्जी करके आप उन मेटल्स को आप अलग कर लेते हो। ठीक है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मतलब मिक्सर की फॉर्म में होते हैं, कह सकते हैं आप, सही बोल रहे हैं। देखो तो आपको अर्थ क्रस्ट के तो उन और के साइन जहां पर देखो अर्थ क्रस्ट का वो पार्ट जहां पर चांदी मिल रहा है आपको, तो उसके अलग और नाम दे दिए साइंटिस्ट लोगों ने। ऐसे ही सिल्वर आपका गोल्ड मिल रहा है, उसके अलग और नाम दे दिए। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में? आपसे चार और के नाम, ऑप्शन में चार और है, पूछेगा इसमें से गोल्ड का और कौन सा होता है, या पूछेगा इसमें से जिंक का और कौन सा है, या और का नाम देगा, पूछेगा कैलेमाइन कौन सी मेटल का और है। तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहला आता है कि सिल्वर के कितने और होते हैं, तो सिल्वर के दो और होते हैं। कौन कौन से? नाम जैसे भी हैं आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे मुझे याद हुए वैसे आपको भी याद हो जाने चाहिए। सबसे पहला है, इसको बोलते हैं हॉर्न सिल्वर। पहला जो और है उसको बोला जाता है हॉर्न सिल्वर, HORN, हॉर्न सिल्वर। और इस हॉर्न सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है? AgCl। वैसे फॉर्मूले नहीं आते, कुछ कुछ रेयर हैं जो मैं लिखूंगी, सिर्फ वही फॉर्मूले आपको याद करना है। ठीक है, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, इसी का नाम क्या होता है? हॉर्न सिल्वर। दूसरा इसका होता है रूबी सिल्वर। ये दो और होते हैं किसके? सिल्वर के, एक हॉर्न सिल्वर, एक रूबी सिल्वर। और का मतलब क्या है? एस्क का मतलब क्या है? अर्थ क्रस्ट का वो पार्ट जहां पर हमें रो फॉर्म में क्या मिल रहा है? सिल्वर मिल रहा है। देन उसकी मेटलर्जी करके हमने वहां से क्या मिल गया? हमें चांदी मिल गया, सिल्वर मिल गया। बता देंगे, बहुत अच्छे से बता देंगे। अब एक टर्म होता है अलोय को बोलते हैं मिश्र धातु। अलोय क्या होता है? मिक्सर ऑफ मेटल। 2 से 3 या 4 या 5 या 6 इतनी सारी मेटल है, उसका एक प्रॉपर रेशियो में आपने मिक्सर बनाया और उस मिक्सर को काम में ले रहे हैं आप कुछ किसी भी चीज को बनाने के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है? अलोय क्या होता है? धातुओं का मिक्सर फॉर्म ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि जर्मन सिल्वर किस किस का अलोय होता है? जर्मन सिल्वर में, या तो पूछा था एक बार कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना % होता है, तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं है। ये किस किस का और होता है? तो ये निकिल Ni, उसके बाद कॉपर Cu प्लस Zn। अब मैं सिंबल लिखूंगी सिर्फ, क्योंकि मैं बता चुकी हूं उनके सिंबल, एक ही बार बताऊंगी। या ये जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं है, ये निकिल कॉपर जिंक का अलोय होता है। अलोय क्या होता है? तो अलोय का मतलब होता है, अलोय होता है मिश्र
मिश्र धातु। और का मतलब क्या होता है, इम्प्योर फॉर्म या रो फॉर्म ऑफ किसी मेटल की रो फॉर्म। अब यहां से आपको परसेंटेज पूछे कि निकल का कितना परसेंट, तो इस जर्मन सिल्वर में 60% निकल होती है, और कॉपर कितना होता है 20%, जिंक कितना होता है 20%। तो मैम जो जर्मन सिल्वर होता है उसमें सिल्वर होता ही नहीं है, बस उसमें चांदी जैसी चमक होती है, तो उसको जर्मन सिल्वर बोल दिया। क्लियर है? इन तीनों मेटल के और को बोला जाता है जर्मन सिल्वर। अब नेक्स्ट चांदी से क्या क्वेश्चन आते हैं। ये जो चांदी है, ये जो सिल्वर है, वो किसी और एलिमेंट के साथ जुड़ जुड़कर कौन कौन से कंपाउंड क्रिएट कर रही है, कंपाउंड क्रिएट कर रही है। ये तो हो गए, और ये इसका अलॉय हो गया, एक अलॉय है बट उस अलॉय में सिल्वर नहीं होता है, उसमें चमक होती है सिल्वर जैसी। अब देखो इसके कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, तो मैंने यहां पर एक छोटी सी हेडिंग दी है, कंपाउंड ऑफ सिल्वर, कंपाउंड ऑफ सिल्वर। चांदी के यौगिक कौन कौन से कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब क्या है, सिल्वर किसी और मेटल के साथ जुड़कर क्या क्या कंपाउंड क्रिएट कर सकती है। सबसे पहला है AgI, AgI, इसका नेम क्या होता है, इसका नेम होता है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। आपसे पूछेगा कि चांदी के कितने कंपाउंड होते हैं, 3। पहला कौन सा, सिल्वर आयोडाइड। यह आपसे पूछेगा कि सिल्वर आयोडाइड किस मेटल का कंपाउंड है, चांदी का। ये यूज कहां होता है, तो ये यूज आता है आर्टिफिशियल रेन करवाने में, कृत्रिम वर्षा करवाने में। जब बारिश नहीं होती, सूखा पड़ता है, या फिर स्मॉग आता है, धुआं आता है, या पॉल्यूशन आता है, तब आप जो आर्टिफिशियल रेन करवाते हो उसमें सिल्वर आयोडाइड के कंपाउंड यूज होते हैं। दूसरा, जब सिल्वर ब्रोमीन के साथ जुड़ेगा तो वो बनाएगा AgBr, और इसका केमिकल नेम होता है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। सेम नाम हिंदी में है, सिल्वर ब्रोमाइड। और सिल्वर ब्रोमाइड कहाँ काम आता है, फोटोग्राफी में। जो पहले के ज़माने में जो फोटो बनती थी, आजकल तो सेल्फी का ज़माना है, तो फोटोग्राफी के टाइम पर क्या करते थे, आपने देखा होगा अंधेरे में एक जो आपका नेगेटिव बनता था उसको डेवलप करवाते थे एक सॉल्यूशन के अंदर। वो सॉल्यूशन किसका होता था, सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का। देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा कि फोटोग्राफी में कौन सी मेटल का कंपाउंड यूज होता है, किसका, सिल्वर का। कौन सा, सिल्वर ब्रोमाइड या AgBr। तीसरा, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, इसी बार बिहार PCS के एग्जाम में आया था, AgNO3, AgNO3। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है मैम सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। एक नाम और होता है, इसको कहा जाता है लूनार कास्टिक, लूनार कास्टिक। सेम नाम हिंदी में इसको बोला जाता है लूनार कास्टिक। ये कहाँ काम आता है, तो जब आप वोट डाल के आते हैं तो आपकी उंगली के ऊपर जो स्याही लगती है, जो इंक लगती है, जिसको अमिट स्याही कहा जाता है, तो वो स्याही क्या होती है, लूनार कास्टिक या AgNO3 होती है। या जो आप अंगूठे वाली वोटर्स इंक, चलो यहाँ पे दिखा नहीं, मैं ऊपर लिखूंगी क्योंकि यहाँ पर दिख नहीं रहा आपको। इस AgNO3 का यूज क्या है, यहां से दिख जाएगा। AgNO3 का यूज होता है वोटर्स इंक बनाने में। वोटर्स इंक क्या होती है, जब आप वोट डाल के आते हैं तो आपकी उंगली पे जो स्याही लगती है, जिसको अमिट स्याही कहा जाता है। या इस लूनार कास्टिक का एक और यूज होता है थंब इंक बनाने में। थंब इंक बोले तो अंगूठा स्याही, मतलब जो अपना सिग्नेचर नहीं कर सकते तो वो अंगूठा लगाते हैं, तो वो अंगूठे वाली स्याही कौन सी होती है, लूनार कास्टिक या AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट। हाँ, वोटिंग वाली स्याही। ठीक है, हाँ, मूवीज में सिल्वर आयोडाइड से आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है मूवीज में। इतना आपको सिल्वर के बारे में पढ़ना है। तो आज आपने क्या क्या पढ़ा, मैं 5 मिनट में आपको रिवाइज करवाती हूँ। आपने क्या क्या पढ़ा, तो मैम हमने सबसे पहला पढ़ा मेटल होती क्या है।
तो मेटल किसको बोलेंगे? ऐसे एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने ऊपर पॉजिटिव आयन या कैटायन आयन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको मेटल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या पढ़ा? उसके बाद आपने पढ़ा कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती हैं। मैम मेटल सॉलिड फॉर्म में होती है एक को छोड़ के। उसके बाद मेटल्स में मैलिएबिलिटी होती है, मेटल्स में डक्टिलिटी होती है, मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है एक को छोड़कर, मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मेटल्स में डेंसिटी ज़्यादा होती है, मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल में किस किस के साथ कैसे रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा। तो जब आपने मेटल को ऑक्सीजन दिया तो मेटल ऑक्साइड, जब पानी दिया तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस ऑक्सीजन, और जब आपने इनको डाइल्यूट एसिड दे दिया तो सोल्ट और साथ में H2 गैस बना दी। ठीक है, ये सारे कुछ आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको सिल्वर अगली क्लास में मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी। गोल्ड को कम से कम आपको 15 से 20 मेटल पढ़ाऊंगी मैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगली बार आपको यही पढ़ाऊंगी मैं।